नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो उनके लिए जो ज्योतिष सीख रहे हैं, जो लगातार ज्योतिष सीख रहे हैं और वो थोड़ा ज्योतिष सीख चुके हैं। राशियाँ, कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च होता है, किस राशि में नीच होता है, ये उनको पता है। तो ये वीडियो उनके लिए ये बहुत ही विशेष वीडियो है। ये आपकी ज्योतिष के ज्ञान को एक नया दृष्टिकोण देगी। आज से पहले आप अगर कोई कुंडली देखते हो या फिर अगर आप सोशल मीडिया पर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को देखते होंगे, तो एक चीज़ कॉमन देखते होंगे कि अगर एक दो ग्रह उच्च हो तो वैसी कुंडली को लोग बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ बताते हैं, बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। और वहीं एक दो ग्रह अगर नीच हो गया तो उतना ही ज़्यादा ख़राब बताते हैं कि ऐसा ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पाएगा, जीवन भर परेशान रहेगा, तरह तरह की बातें। लेकिन जब आप असल में कोई धनी आदमी से कुंडली लीजिएगा तो उसके चार्ट में हो सकता है आपको दिख जाए एक दो ग्रह नीच। तो पहली बात, अगर नीच होना इतना गलत है, इतना ख़राब है, तो धनी हुआ कैसे? मैं बहुत सारे चार्ट में भेज दूंगा आपको कि 2-3 ग्रह उसके नीचे हैं और वो अभी बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर बैठा हुआ है। और ऐसा भी चार्ट भेज दूंगा जिसका 3 ग्रह उच्च है, 2-3 ग्रह उच्च है, बहुत सारा चार्ट भेज दूंगा। वो जहाँ तक मध्यम किस्म का जीवन जी रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया है और लगातार परेशान चल रहा है और आधा से ज़्यादा जीवन वो भोग चुका है। तो बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि वो आगे 2-3 ग्रह उच्च है, वो आगे सफलता पाएगा। तो मैं ऐसे भी बता दूं कि जिसका 70 साल है वैसा चार्ट भी मैं आपको भेज दूंगा जिसका 3 ग्रह उच्च है और वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया अपने जीवन में। तो आइए जानते हैं कि राजयोग आखिर बनता कैसे है। क्योंकि ये तो बिल्कुल सत्य है कि ग्रह उच्च नीच अगर हो तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है, नीच होना अच्छा होता है, उच्च होना ख़राब होता है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा। बेशक उच्च होना अच्छा होता है, नीच होना ख़राब होता है, बेशक। लेकिन ये भी है कि ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। आइए जानते हैं कैसे। कोई आदमी बहुत ही ज़्यादा अमीर राजा की तरह जीवन जीता है और कैसे कोई आदमी अपना जीवन बहुत ही ज़्यादा ख़राब और निर्धन की तरह जीता है। देखिए, कोई भी कुंडली में 3 मुख्य ग्रह होते हैं। पहला लग्नेश, प्रथम भाव का स्वामी। दूसरा ग्रह होता है 5वां भाव का स्वामी और तीसरा ग्रह होता है 9वां भाव का स्वामी। ये कोई भी कुंडली में मुख्य ग्रह कहे जाते हैं, मुख्य ग्रह होते हैं ये। अगर आप रत्न स्टोन पहनो तो यही 3 भाव के स्वामी की पहनना चाहिए। अगर मेष लग्न है तो पहला भाव का स्वामी हुआ मंगल, वो सबसे मुख्य हो गया आपके लिए। 5वां भाव का स्वामी हुआ आपका सूर्य, वो सबसे मुख्य हो गया आपके लिए। और गुरु 9वां भाव का स्वामी, वो सबसे मुख्य हो गया आपके लिए। तो कुछ इस प्रकार किसी भी कुंडली में राजयोग बनता है जब ये 3 ग्रह साथ बैठ जाए या फिर एक दूसरे पर दृष्टि पड़े, कोई भी तीनों में से तीनों का। अगर 2 का भी पड़ रहा हो, दो भी ग्रह, 2 मुख्य ग्रह भी अगर साथ बैठ रहा हो युति बना करके, तो समझ जाइए कि वो भी एक राजयोग है, उच्च कोटि का राजयोग है, नॉर्मल राजयोग नहीं है। अगर 2 ग्रह भी बैठ रहा हो तो ये नॉर्मल राजयोग ये है ही नहीं। अगर 3 शामिल हो जाए, तीनों मुख्य ग्रह शामिल हो जाए इसमें, तो समझ जाइए कि वो साक्षात चलता फिरता वो राजा है। अगर तीनों का संबंध एक साथ हो जाए, तीनों मुख्य ग्रह का, तो ऐसा आदमी तो मध्यम का जीवन जिएगा ही नहीं। वो आदमी जन्म ही लेगा राजा के घरों में। आज के टाइम में जो बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं, धनी हैं, या फिर अगर वो निर्धन परिवार में जन्म लिया है, माता पिता अगर बहुत ज़्यादा पुण्य किए हैं, तो आशीर्वाद स्वरूप एक ऐसा पुत्र जन्म लिया है जिसके तीनों ग्रह, 2 ग्रह में मुख्य ग्रह की युति है। 2 मुख्य ग्रह बीच में संबंध बना रहे हैं, 3 मुख्य ग्रह संबंध बना रहे हैं। तो अगर निर्धन परिवार में भी जन्म लिया है, उसके माता पिता पुण्य किए, वो जन्म लिया, तो उस परिवार को, उस कुल को बहुत ही ऊंचा ले जाएगा और उस कुल का ध्वजा फहराएगा। तो कुछ इस प्रकार बनता है राजयोग। आप योगी आदित्यनाथ की कुंडली जब देखेंगे तो उनके कुंडली में 5वां भाव का स्वामी 9वां भाव में, 9वां भाव का स्वामी 5वां भाव में, एक दूसरे से राशि परिवर्तन, एक दूसरे से राशि परिवर्तन कर लिया है। और भी कई सारी कुंडली हैं, बस एक उदाहरण के लिए मैं दे दिया, कई सारी कुंडलियां हैं इस प्रकार। तो आज से दिमाग में ये चीज़ निकाल दें कि अगर 2 ग्रह नीचे है तो जीवन खराब है, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। अगर हम उस तरह देखने जाएं तो मीन लग्न की कुंडली है
और मंगल बैठा हो चौथा भाव में और चंद्रमा बैठा हो नौवां भाव में। अब चूंकि मंगल चौथा भाव में कर्क राशि आ रही है मीन लग्न की कुंडली में, और मंगल नौवां भाव का स्वामी बैठ गया वहाँ पर, तो नीच हो गया। और पाँचवां भाव का स्वामी चंद्रमा नौवां भाव में वृश्चिक राशि आ रही है, तो अगर वो बैठ गया तो नीच हो गया। यहाँ मंगल भी नीच और चंद्रमा भी नीच। लेकिन नीच होने के बाद भी ये अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा राजयोग है, बहुत ही बड़ा राजयोग, क्योंकि पाँचवां भाव का स्वामी और नौवां भाव का स्वामी के बीच यहाँ संबंध हो रहा है, एक दूसरे के राशि में जा बैठे हैं। इस कारण से ऐसा आदमी बहुत ही ऊंचा जाएगा, राजा की तरह जीवन जिएगा। जय माई की।